आप देख रहे हैं इंडिया का फैसला और सुबह से इन चुनाव की तस्वीर जो आप तक पहुंची है वो सबसे बड़ी बात क्या लाकर रखती है कि कहीं पर इस बार इस इलेक्शन का वोटर जो है वो छोटी छोटी पार्टियों की हरकत से नाराज नजर आया। उसे लगा कि पॉलिटिकल नापतौल में, पॉलिटिकल बार्गेनिंग में ये पार्टियां इस कदर एक्सपोज हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं कि कहीं पर उसने फैसला किया कि वो एक राष्ट्रीय विकल्प, एक नेशनल ऑल्टरनेटिव चुनना चाहती है इस चुनाव में। और बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उसने सामने लाकर रख दी। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। कुछ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंडिया का फैसला है ये संदेश क्या देता है, और दूसरी बात, संदेश के साथ साथ जो नई सरकार होगी उसके लिए चैलेंजेस, उसके लिए चुनौतियां क्या है। गठबंधन की सरकारों के दौर में चुनाव के बाद किसी दल को 200 सीटें मिली, जैसा कि मैंने कहा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए हर नजरिए से, हर लिहाज से एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में एक बार कहा जा रहा था कि क्या उसकी पैन इंडियन अपील जो है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की अपील क्या कम होती जा रही है, वो 2009 में कांग्रेस ने वापस लौटा दी। जरा कांग्रेस की तस्वीर पर हम लोग नजर डालते हैं। बहुत दिलचस्प है। 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी। क्यों है ये चुनाव कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी कामयाबी? 1991 में नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस को 232 सीटें मिली थी। 1989 में राजीव गांधी को 197 सीट मिली थी। लेकिन खास बात यहां पर है कि राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। 1984 में कांग्रेस को वो ऐतिहासिक चुनाव था, 405 सीटें मिली थी। तो ये पहला मौका है जब नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई प्रधानमंत्री पूरे 5 साल कंप्लीट कर पाया। एंटी इनकम्बेंसी को, सरकार में बने रहने की बात को मजबूती से लड़ा और वापस आए। 1966 से 77 तक सरकार बना चुकी थी इंदिरा गांधी। लेकिन कहीं पर ऐसा नजर आता है कि अगर कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो ऊपर जाता अगर नजर आया, तो बीजेपी नीचे आती नजर आई। 2009 में बीजेपी को 120 सीटों के आसपास की इसकी तस्वीर थी जो बढ़त में। 2004 में अगर देखें तो बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, लेकिन 1999 में बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। तो 2004 में तकरीबन 50 सीट का नुकसान था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी तस्वीर है इस लिहाज से कि क्या लोगों ने सोचकर, समझकर ये फैसला किया कि छोटी पार्टियों की छुट्टी कर दे। तो देखिए, छोटी पार्टियों की तस्वीर, ये लोग जो बार्गेनर्स है पॉलिटिकल फील्ड के, जो भारतीय राजनीति में पासा फेंक फेंक के खेल खेलते थे अपनी बात मनवाने का। पत्रकार भी बहुत खुश हैं हमारे जैसे, जिनको अब इन नेताओं को चेज नहीं करना पड़ेगा, इनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। कभी लालू, कभी रामविलास पासवान के पीछे भागना पड़ता था। कुमार स्वामी जो मुंह छुपा के जाते थे सोनिया गांधी से मिलने, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबने हफ्ते भर की तैयारी की थी ये जानने के लिए कि किसके नंबर्स किधर जा सकते हैं। रातों रात कौन नए दोस्त बना सकता है, कौन नए दुश्मन बना सकता है। लेकिन जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये सब कुछ था आपके हाथ में, और आपने अपने फैसले के जरिए इस मौके को नहीं आने दिया। जरा छोटी पार्टियों की तस्वीर देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी को 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एक भी नहीं। आरजेडी की तस्वीर पर जरा काफी कम हो गई है। आरजेडी पार्टी को भी काफी कम हो गई है। समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों का नुकसान यहां पर उत्तर प्रदेश में झेल रही है। और पीएमके, तमिलनाडु की जो पार्टी जो कभी भी इधर से उधर हो जाया करती थी, वो गायब हो चुकी है। शरद पवार की एनसीपी की जो सीट है वो भी एक कम हुई है। एमएनएस का खाता नहीं खुला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो दल बदल में उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी 2 सीटों का नुकसान हुआ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति 5 से घटकर 1 पर आ गई है। टीडीपी भी 7 से घटकर 6 पर आ गई है। तो एक तरह से
छोटे दलों की छुट्टी हुई है और कल से पत्रकारों की भी छुट्टी हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात रवीश कह रहे हैं, कल से पत्रकारों की भी छुट्टी। से मैंने कहा कि वो तैयारियां जो थी कि हम किसके पीछे कब कहां कैसे आगे पीछे भागेंगे, उसकी तस्वीर नहीं, लेकिन कुछ पुराने साथियों का जिक्र जरूर मैं करूंगा यहां पर। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो कांग्रेस को, अगर मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस को समर्थन देना है किसी भी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि अब वो इंतजार करेंगे कांग्रेस का फोन आने का। कांग्रेस तो दोस्त नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है और उससे तो कभी कभी बातचीत होती, समझौते की हो गई, या आपका मौका कम, उनको जरूरत है और हमें तो जरूरत है, तो इस समय बातचीत होती है। गुंजाइश है? कांग्रेस पार्टी दोस्त नहीं है, पर गुंजाइश है दोस्ती की? वो दोस्ती चाहेंगे नहीं आपसे। अच्छा, हम दोस्ती कोई करना चाहेगा, वो दिल से करना चाहेगा, तो उससे हम अपनी दोस्ती करेंगे। तो हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान सत्यव्रत चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस की तस्वीर पर चर्चा करने के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बात को मानते हैं कि कहीं पर सब कुछ के बियॉन्ड, सब कुछ से परे ये वोटर था जिसने तय किया कि भारतीय राजनीति की ये तस्वीर वो नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कहीं पर किसी एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन को मजबूती से सत्ता में बना देखना? ये बात सही है कि एक लंबे अरसे से इस बात की चर्चा होती रही है कि स्थायित्व अगर नहीं होगा तो सरकार की परफॉर्मेंस उससे प्रभावित होती है। और बहुत सारे पिछले 5 वर्षों में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो हमारी सरकार को भी और उसके पहले की एनडीए की सरकार को भी बहुत सारे अपने सहयोगी दलों से अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है। कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी इसलिए नहीं हो सके क्योंकि उस पर एक राय रूलिंग पार्टी के सभी घटकों के बीच नहीं बन सकी। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर डील। हाँ, न्यूक्लियर डील का मसला है, बहुत सारे आर्थिक सुधार जो हम करना चाहते थे उस मसले पर भी लेफ्ट का अपना अलग एक रवैया था, उनका अपना अलग सोच था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें छूटी हैं जिनको लोग समझते थे कि इस देश की तरक्की के लिए जो जरूरी है। मैं समझता हूं कि देखिए, छोटी पार्टियों की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज या पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता क्योंकि वो भी एक रीजनल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं और उनको वो प्रतिनिधित्व करती हैं केंद्र में और संसद में। आपको नहीं लगता सत्य जी, मतलब आप मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों को दिक्कत क्या है कि वो रीजनल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती हूं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उन रीजनल एस्पिरेशंस के आधार पर वोट हासिल करके, सीटें हासिल करके दिल्ली तक आती हैं, उसके बाद उनकी राजनीति में से अगर मैं साफ साफ कहूं तो ब्लैकमेलिंग की बू आती है। शायद जनता को ये गवारा नहीं है। हाँ, आप एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि जैसे बहुत अवसर आए हैं जिसका जिक्र कर चुका हूं लोगों ने। एक लंबी लिस्ट दी जा सकती है यहाँ पर कि उनकी किस तरह की पॉलिटिक्स बार बार नजर आती है। मैं इसे अगर दूसरे तरीके से कहूं, दरअसल अब कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व और यूपीए का जो वर्तमान नेतृत्व है उसको जनता ने अब ये एक चुनौती दी है कि तुम्हारे जो अड़चने थी वो बहुत हद तक हमने कम कर दी हैं। अब तुम्हें एक बहुत स्पष्ट मैंडेट दे दिया है। बहुत ईमानदारी से बात करें, मैंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पहली बार आपको एक हर्डल फ्री सरकार मिल रही है। एक चुनौती दी गई है और उस चुनौती को स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी है और हम परफॉर्मेंस के आधार पर अगले 5 साल में ये सिद्ध कर सकें कि इन अड़चनों के बिना सरकार बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर हम ये सिद्ध कर सके तो भविष्य की भारत की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन। अड़चनें कम हुई हैं, दूर नहीं हुई हैं। अभी भी इनके पाले में ऐसे दल हैं जो अड़चनें पैदा करते रहेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो ब्लैकमेलिंग कह रहे थे, हम आपसे जानना क्या इनकी पॉलिटिक्स, रीजनल एस्पिरेशन को हम पिछले 15 साल से समझ रहे हैं, क्या केंद्रीय स्तर पर आते आते इनकी राजनीति नकारात्मक हो जाती है? देखिए, एक बात समझ लें, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनका कोई पैन इंडियन विजन नहीं होता है, उनके सामने कोई पैन इंडियन एजेंडा भी नहीं होता है। उनकी अपने एक छोटे से सीमित क्षेत्र की उनकी अपनी आवश्यकताएं, अपनी समस्याएं, अपनी कठिनाइयां
उन सब तक ही उनकी पूरी विजन सीमित रहती है, यानी देयर इज अ लिमिटेड होराइजन इन विच दे पॉलिटिकली ऑपरेट। और इसीलिए कि उनके एजेंडाज और आपके एजेंडाज में टकराव हो जाता है। उनमें टकराव तो मैं ये नहीं कहूंगा, कभी कभी टकराव भी होता है, पर हमारे और उनके सोच में अनेक बार राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के सोच में फर्क होता है, अंतर होता है। सत्यवती, अब हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी मौजूद है इस प्रोग्राम में। रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर कहूंगा शुरुआत में कि बीजेपी ने बहुत ग्रेसफुली, बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने, बड़े नेताओं ने इस हार को स्वीकार किया है। रविशंकर जी, एक चीज मैं जरूर आज पूछूंगा आपसे, हम लोगों ने पहले चर्चा की है मेरे शोज में इस मसले पर। जब ये बात उठी कि मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद आपकी स्टेटेड पोजीशन थी, कैंपेन पिच थी लालकृष्ण आडवाणी के लिए, मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। बिल्कुल इसका उलट हो गया। कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि कमजोर प्रधानमंत्री कह के आपने गलती कर दी? देखिए विज्ञान जी, आज कांग्रेस के विजय का दिन है जी, इसलिए हमारे नेता ने बधाई दिया है, मैं भी चतुर्वेदी साहब को बधाई देता हूं। इसलिए आज जब हम लोगों ने ग्रेसफुली जनता के अभिमत को स्वीकार किया है, तो जो अभियान के दरमियान बातें उठी हैं, आज उनकी बातों का चर्चा करने का कोई अवसर नहीं है। हमने प्रधानमंत्री पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया था। एक बात पॉलिटिकल सिचुएशन में की गई थी प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को लेकर के, और आज मेरे ख्याल में उसकी चर्चा करने की बजाय अभी जो आप सार्थक चर्चा चतुर्वेदी जी से कर रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे चुनाव का जो समीकरण मैंने समझा है परिणाम का, अभिज्ञान जी, आपने देखा कि इस चुनाव परिणाम के 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें उसमें क्या है। तीसरा फ्रंट एक निर्णायक भूमिका की सरकार हम बनाएंगे, ये बात कह के आ रहा था। ये चर्चा मैंने आपसे भी किया है कि 96-98 का भारत नहीं है, ये 2009 का भारत है। अब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और बंगाल जो थर्ड फ्रंट के महत्व के क्षेत्र थे, वहां थर्ड फ्रंट बिल्कुल साफ हो गया। अब स्टेबिलिटी का प्लैंक इससे एक उभर कर आया, और ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, उसका लाभ कांग्रेस को मिला। स्टेबिलिटी के विषय में उन्होंने कांग्रेस की ओर देखा। लेकिन जहां तक उत्तर भारत की बात है, अगर आप देखिए तो राजस्थान में हम कमजोर जरूर हुए हैं, हमें स्वीकारना पड़ेगा। दिल्ली में हमारी अपेक्षा थी, लेकिन बाकी लगभग 5-6 प्रदेशों में हमने अच्छा काम किया है। लेकिन एक जो और सार्थक बात मुझे दिखाई पड़ी है, वो ये है कि इस बार के चुनाव का एक और महत्वपूर्ण संकेत ये भी है कि देश नेशनल पार्टीज की ओर मुड़ा है। जी, रविशंकर जी, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहेगा। आप वाकई, और आप जिस बात की तरफ इशारा करें, मेरे हिसाब से बड़ी सार्थक चर्चा है ये कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स इस इलेक्शन के फैसले से क्या नजर आती है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ होंगे, सत्यव्रत चतुर्वेदी हमारे साथ होंगे। हम देखेंगे कि वाकई बदलती तस्वीर में भलाई के लिए हमारे लिए क्या है इस चुनाव के नतीजों से। और आप देख रहे हैं इंडिया का फैसला, एक ऐसे दिन जिस दिन ये फैसला हर लिहाज से ऐतिहासिक नजर आ रहा है। सख्त एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में सत्यव्रत चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं यहां पर स्टूडियो में, मेरे साथ रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं, मेरे साथ अब अभिषेक सिंघवी मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद हैं, और उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं। और हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नतीजों से पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिहाज से आप क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं। साथ में आपको बताता जाऊं कि जो छोटे नंबर्स के बड़े खिलाड़ी थे भारतीय राजनीति में, वो आप लगातार अपने स्क्रीन पर देखेंगे, उनकी न सिर्फ अहमियत, उनकी राजनीति भी इस चुनाव के नतीजों की वजह से कितनी छोटी नजर आ रही है। अभिज्ञान, रविशंकर जी हमारे साथ हैं। उन्होंने ये जो सवाल खुद ही उठाया था कि बीजेपी को उसका लाभ नहीं मिला, कांग्रेस को लाभ मिला। हम ये जानना चाहते हैं रविशंकर जी, क्यों नहीं आपको लाभ मिला? क्या इसकी वजह ये थी कि आपका पूरा कैंपेन
नकारात्मक रहा। जय हो की जगह भय हो करते रहे, फिर क्षय हो गया। कंधमाल, जम्मू जैसी सीटों पर आप नहीं जीत पाते हैं। राहुल गांधी 106 रैलियां करते हैं, 50 सीटों पर कांग्रेस के लिए कामयाबी लेकर आते हैं। नरेंद्र मोदी 200 से ज्यादा सीटों पर रैलियां करते हैं, आपके लिए 38 सीट पर ही कामयाबी लेकर आते हैं। क्या नकारात्मक पॉलिटिक्स अब आपको परेशान कर रहा है? इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी है इस चुनाव में। देखिए, आप किसी भी अभियान को असफलता और सफलता का पैमाना एक मुद्दे पर नहीं कर सकते। अगर आपकी बात मैं सही मान लूं तो हम जो 5 प्रदेशों में जीते हैं वो कैसे जीते हैं आप बताइए। छत्तीसगढ़ में जीते हैं, झारखंड में जीते हैं, बिहार में जीते हैं, गुजरात में जीते हैं, मध्य प्रदेश में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आप, ये सीधी बात है कि आज कांग्रेस हमसे अधिक जीती है, तो कई कॉम्बिनेशन मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मैं ओबी पर हूं, जरा शांति से सुनिए। तो इसलिए कई फैक्टर होंगे, हमने कहा है विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो आप एक अच्छी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा उसको मुझे आगे बढ़ाने दीजिए। ये कहना कि सारे रीजनल पार्टियां बड़ा आउटलुक नहीं है, ये कहना उचित नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया बिहार में। आप देखिए आज हमारे नवीन पटनायक जीत रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, ये भी रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन इनका आउटलुक बड़ा है। हां, किनकी हार हुई है? मेरे ख्याल में जनता ने एक संदेश दिया है, जो अपने को बचाने के लिए सत्ता की सौदेबाजी करते हैं, हमें छोड़ोगे तो हम साथ आएंगे, नहीं छोड़ोगे तो दूर जाएंगे। और जो खुलेआम जातीय उन्माद की बात करते हैं, एमवाई की बात करते हैं, शायद उनकी पॉलिटिक्स गड़बड़ाई है। बिहार में लालू प्रसाद जी 20 साल के बाद पहली बार सत्ता से बाहर गए हैं, आपको मालूम है। मुलायम सिंह की स्थिति हुई है या बाकी स्थिति हुई है, तो ये देश की राजनीति में मैं बहुत ही सार्थक पहल मानता हूं। इससे देश की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा और विकास की बातें प्रमुखता से आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, देश की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। अभिषेक सिंघवी हमारे साथ मौजूद है। पूरे इलेक्शंस के दौरान लगातार हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स में एक दूसरे से बात करते रहे। अभिषेक सिंघवी, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ये वोटर के मन की बात वाकई कोई लोग नहीं जान पाते। आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या लगता है जो इन चुनाव से निकल कर आया है? मैं आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं अभिज्ञान, उससे पहले मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि मुझे 9 बजे प्रोग्राम में कृपया न बुलाएं और 9:25 पे शुरू करें। हाँ। मुझे जाना है दूसरे प्रोग्राम में 3-4 मिनट बाद। तो 25 मिनट अगर रुकवाना हो तो और भी बहुत सारे चैनल्स जो हैं उनको मना करके मैं आता हूं। नंबर 2, जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, अगर एक कारण आप पूछें, सिर्फ एक कारण, तो इस बार सरकार में जो इंक्लूसिव प्रो पुअर नीतियां बनाई गई हैं और जो हमारे प्रोग्राम कार्यान्वित हुए हैं, मैं समझता हूं 60 वर्ष में इतने अद्भुत यूनिक प्रोग्राम कभी नहीं हुए। एनआरईजीए ले लें, उसकी आप त्रुटियों पर न जाएं, हर अच्छी नई स्कीम में त्रुटियां होंगी, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में इस प्रकार के नवीनतम नई सोच, सामाजिक सोच, आर्थिक सोच, एनआरईजीए ले लें, बीमा योजना ले लें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, भारत निर्माण की पैमाना, ये सब चीजें कहीं न कहीं आम आदमी की साइकी में घुसी हैं। और इसलिए मैं करेक्ट करना चाहूंगा मेरे मित्र रविशंकर प्रसाद जी को कि हमारी विजय निश्चित रूप से प्रो इनकम्बेंसी में हुई है। हमने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी का सत्तारूढ़ विरोधी नहीं, लेकिन सत्तारूढ़ के साथ जाने की प्रथा बिठाई है। ऐसे 5 सीट में निश्चित बिठाई जहां पर बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, तमिलनाडु, आंध्रा, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह। लेकिन साथ साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश में बुरा नहीं किया है, राजस्थान और कई प्रदेश हैं इस प्रकार के जहां पर हमारा परफॉर्मेंस अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर, पश्चिम, पूर्व सब जगह बहुत अच्छा रहा है। और कहीं न कहीं ये बात आम आदमी के हृदय में चली गई है। इनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद, मुबारक अब्दुल्ला पाक के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। सर, एक चीज मैं यहां पर आपसे इनके सिंह साहब जानना चाहूंगा कि हम समझने की कोशिश करें कि ये वोट किस तरह का। बिहार की तस्वीर पर अगर हम जाएं, वहां पर नीतीश कुमार को इस तरह की सफलता मिलती है। अगर आप ये माने कि जो सेंटर में वोट पड़ा है वो किसी स्टेबल ऑप्शन के लिए पड़ा है, ज्यादा स्थायी ऑप्शन के लिए पड़ा है, स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ा है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं पूर्ण रूप से जो आप कह रहे हैं उससे सहमत हूं।
क्योंकि मैं स्वयं इलेक्शन के दौरान बहुत सारे मैं इलेक्शन मीटिंग्स में गया था जी। कई ऐसे मीटिंग्स थे जहां पर कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ गया था और बिहार में जो नीतीश कुमार जी के मत में ये लोगों ने अपनी लोगों ने जो मतदान दिया है और जो नतीजे आज सामने आए हैं मैं जानते वो 3 विशेष मुद्दों पर है। सर्वप्रथम चैन सुख शांति, रेस्टोरेशन ऑफ लॉ ऑर्डर सिक्योरिटी। दूसरा नीतीश कुमार जी की सेकुलर पॉलिटिक्स, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज को संपूर्ण रूप से कह दिया कि हम लोग माइनॉरिटी वेलफेयर, डिसएडवांटेज, पुअर के ऊपर जो हमारी विजन है वो एक सेकुलर पॉलिटी की विजन है और हम लोगों को इस सेकुलर पॉलिटी के विजन के ऊपर एक बहुत सकारात्मक एक तीसरा विकास। किस तरह के विकास? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क और विशेषकर जो लोग बहुत पिछड़े हैं जैसे कि अति पिछड़ा, जिसे हम लोग महादलित के रूप से हम लोग कहते हैं, या जैसे मुसलमानों में भी जो सबसे पिछड़े वर्ग है मुसलमानों में है, उनके ऊपर जो हम लोगों ने एक निश्चित कार्यक्रम चलाया आज 42 महीने के अधीन। ये एक अखिल भारतीय मुद्दा आप उठा रहे हैं बिहार से अभिज्ञान। जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री हमारे साथ है उमर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, आपकी पार्टी ने इस चुनाव में फिर अच्छा प्रदर्शन किया है, उसकी बधाई। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ एनके सिंह एक समीकरण दे रहे हैं कि सेक्युलरिज्म और डेवलपमेंट यही साथ चल सकता है एक मॉडल किसी भी राजनीति में। क्या आप भी मानते हैं कि जब आप एनडीए में रहे, जब आप उसका हिस्सा थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब का अभिज्ञान हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि उन्होंने कहा भी था कि चुनाव से पहले कि अब वो गलती नहीं करेंगे एनडीए में जाने की, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि जो बीजेपी की राजनीति रही है उसे अब बिल्कुल साफ करना पड़ेगा कि उस राजनीति में वरुण गांधी जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, वरना इस तरह की बड़ी कामयाबी से के करीब पहुंचकर उन्हें दूर जाना पड़ेगा? हम कोशिश करेंगे वापस उमा के पास जाने के। हमें लग रहा है इस वक्त वो हमें नहीं सुन पा रहे। हम वापस आएंगे रविशंकर प्रसाद जी के पास। रविशंकर जी, जिस बात की तरफ एनके सिंह साहब इशारा कर रहे थे, आपने कहा कि हमें जरूरत है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने की इन चुनाव के। कहीं पर आपको लगता है एक तरफ विकास जो है, आप जिस जगह से हैं बिहार से, वहां पर नीतीश कुमार करते हैं, उसका वोट पड़ता है, लेकिन सेंटर में नजरिया फिर भी थोड़ा सा अलग होता है और स्टेबिलिटी के लिए वो वोट पड़ने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है ये दोनों में बुनियादी फर्क कहीं पर नजर आता है आपको? पहली बार बता दूं कि नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया है जी। समाज के सब वर्गों के लिए काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, ये अच्छी बात है, हमें गर्व है। और उनके पीछे भाजपा भी खड़ी है, इसलिए ये रिजल्ट आया है। और बिहार की राजनीति में अभिज्ञान जी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जो अंग्रेजी का शब्द है कि सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स की बात करने वाले आज वो हाशिए पर गए हैं और विकास बहुत प्रमुखता से मुद्दा आया है। ये जो मैंने इस स्टूडियो में चर्चा सुनी कि बीजेपी की पॉलिटिक्स कम्युनल है, ये चर्चा बहुत हुई है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा रविशंकर जी की कम्युनल है, मैंने ये कहा कि जो वरुण गांधी की जो राजनीति है उसकी जगह कम होनी चाहिए। देखिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए कृपा करके। मैंने आपकी बात सुनी, और आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकास के नाम पर काम कर रही है, एक मॉडल आया है। और मैं आपके दर्शकों को यह बताऊं, श्रोताओं को, कि आज मुसलमानों का एनुअल ग्रोथ रेट इनकम सबसे अधिक है गुजरात में, क्योंकि वहां विकास हो रहा है, और सबसे कम है 35 साल से सीपीएम के राज बंगाल में। अब वो चर्चा छोड़िए। देखिए, आपको मैं एक बात कहूंगा, हर चीज की एक स्थिति होती है। अब आपने मैंगलोर को लेकर इतनी चर्चा की, दुर्भाग्यपूर्ण था। वो राम सेना बीजेपी की विरोधी थी, उसने कर्नाटक के चुनाव में 80 उम्मीदवार खड़ा किए थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज कर्नाटक में हम इतना जीते हैं। इसलिए एक मुद्दे पर अभिज्ञान जी ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हाँ। और हमें बहुत गर्व है कि एनडीए की सरकार में हमने कितना काम किया था अल्पसंख्यकों के लिए। हाँ। और एक बात और मैं बताऊं कि हम नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड भी जीतते हैं और मेघालय, मिजोरम भी जीतते हैं, जहां पर 90% से अधिक क्रिश्चियन है। हाँ, ये मैं स्वीकार करूंगा कि आज जो रिजल्ट आया है हमारे मदनुकूल नहीं है। मैं दक्षिण की एक बात की अंत में एक दो बात और कह दूं। जैसे आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में हम हर जगह जीते, लेकिन मुंबई थाने में हार गए क्योंकि एमएनएस ने काफी वोट काट लिया।
अब ऐसी बातों का हमें विस्तार से विचार करना पड़ेगा जी। लेकिन आपको अपनी इतना अवश्य अपनी एनालिसिस इस विषय में जरूर करनी पड़ेगी जी। रविशंकर जी, हम उमर अब्दुल्ला के पास जाने की कोशिश करें। उमर, अभिज्ञान बोल रहा हूं मैं यहां से, अगर आप मुझे सुन सकते हो, इस इलेक्शन के क्या क्या पहलू नजर आए हैं, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको वाकई लगता है कि जो यंग वोटर्स है, यूथ, हमने कैंपेन्स के जरिए उनके बारे में बहुत सारी चर्चा देखी, क्या उन्होंने वाकई बाहर आकर इस पॉलिटिकल तस्वीर को बदलने की कोशिश की है? आप मानते हैं ये भविष्य की तरफ इशारा करता है? देखिए, अभी इस पे तफसीलन कुछ कहना शायद मुश्किल होगा कि नौजवानों ने, जो इस देश की युवा पीढ़ी है, उन्होंने किस दिशा में अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज मतलब इतनी जल्दी इस नतीजे पे आना कि क्या नौजवानों ने एक डायरेक्शन में वोट दिया या मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अपने वोट का इस्तेमाल किया, आज शायद इस पे ज्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि एक लहर सी बनी रही इस पूरे मुल्क में, यूपीए के हक में, यूपीए के पॉलिसीज के हक में, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के अपने हक में, क्योंकि एनडीए के तरफ से, खासकर एनडीए के लीडरशिप लालकृष्ण आडवाणी जी की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि इस कैंपेन को पर्सनलाइज किया जाए। इस मुकाबले को उन्होंने पेश करने की कोशिश की थी, एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर का एक स्ट्रांग लीडरशिप के मुकाबले, और उस सब चीजों पे लोगों ने पानी फेर के ये तय किया कि वाकई डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब एक स्ट्रांग लीडर हैं और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल उनके ही कमांड में हो, ताकि देश ने जितनी तरक्की इस पिछले 5 साल में की, उससे कई गुना ज्यादा तरक्की अब वो आगे 5 साल में चाहते हैं। उमर, एक चीज जरूर पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप जहां सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, जो अगली सरकार होगी उसमें कितने युवा चेहरे रिप्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे उनका? आप खुद इस देश के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, पिछली जो यूपीए की हुकूमत रही, उन्होंने कहा था कि ये जी एक्सपीरियंस, द गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, खासकर कांग्रेस के तरफ से ज्यादातर जो मिनिस्टर के तौर पे बने थे वो सब एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियंस थे। नौजवानों को, जो युवा पीढ़ी के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको मौका कम ही मिला, और जब मिला तो लगभग गवर्नमेंट के टर्म के एंड के आसपास। इस बार तो शायद ये उम्मीद करना कि कुछ ज्यादा नए चेहरे जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, शायद ये कोई गलत उम्मीद नहीं होगी। लेकिन मंत्री कौन बने कौन ना बने, ये तो प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का होता है। हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि नौजवानों की आवाज पहचान के, सुन के, वो कुछ और नौजवानों को इस मंत्रिमंडल में अब शामिल करेंगे। जी, वक्त हमारे एक छोटे से ब्रेक का यहां पर, और अब हमारे साथ नीलोत्पल बसु मौजूद है। रवीश, जब हम वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे उस लेफ्ट की तस्वीर की, कि लेफ्ट आउट क्यों हो गया है लेफ्ट इन चुनाव में। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जानने की पॉजिटिव्स क्या क्या है इन चुनाव के नतीजों से जो निकल कर आए इंडिया का फैसला। अब देख रहे हैं इंडिया का फैसला। एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और मेरे साथी रवीश कुमार मौजूद हैं। अब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्ट के नीलोत्पल बसु हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सिंह साहब पहले से ही हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद जी से हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैंडेट आया है इसे वाकई, और वक्त अब बहस और इन सब बातों का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदारी से इसे कैसे देखती हैं और इसमें अपने लिए क्या सबक देखती हैं। नीलोत्पल बसु, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि दिग्विजय सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, कहीं पर आप लोग ये मानने को आज तैयार हैं कि प्रकाश करात ने मनमोहन सिंह के साथ अपने झगड़े को पर्सनल बना दिया? ऐसा लगा कि ये दो इंडिविजुअल्स का टकराव है,
और उसकी वजह से भी आपको नुकसान हुआ, कहीं पर ये आप लोग मानने को तैयार है? देखिए, एक नंबर तो हमने ये मानते हैं कि ये जो चुनाव था इसमें जनता अधिकांश कांग्रेस और उनके सहयोगी के लिए बड़ा समर्थन दिया है। दूसरा, हमने ये भी मानते हैं कि ये चुनाव का नतीजा हमारे लिए बड़ा झटका है, ना सिर्फ जहां पे वामपंथी आंदोलन पिछले दिनों में ताकत के साथ रहे, बल्कि आंध्र प्रदेश जैसे जगह में भी हमारा नतीजा अच्छा नहीं निकले, जहां पे इनकम्बेंसी का कोई सवाल नहीं था। हम दूसरे पार्टी की तरह को हार जीत के जो सवाल है, जब जीत होती है उस समय उसका श्रेय भी कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं देते हैं उस तरह से। भूमिका जरूर व्यक्ति का होता है, और जब हार जाते हैं उसका दोष भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं थोपते। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है हमारे लिए, और हमारा पार्टी का एक हाफ अ सेंटेंस, हम जो हमारा पार्टी का जो ढांचा है उसके मुताबिक हम सामूहिक तौर पे ये दोनों पहलू जरूर मतलब बहुत गहराई में जाके अध्ययन करेंगे, और जनता ने जो संदेश हमें भेजा है। मैं किसी वजह से नीतपाल जी आपसे पूछ रहा था, दिग्विजय सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, और मैं यहां पर एक कहना चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से कमजोर प्रधानमंत्री कहा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आपके नेता प्रकाश करात और मनमोहन सिंह का टकराव सबके सामने था। इन सब के बावजूद मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील के अपने मसले पर टस से मस नहीं हुए, और आखिरी जो फाइनल एनालिसिस जिसे हम कहेंगे उसमें वो ज्यादा ताकतवर नजर आए। कहीं पर आपको लगता है न सिर्फ बीजेपी लेफ्ट का भी उतना ही बड़ा मिसकैलकुलेशन था मनमोहन सिंह को लेकर? एक बात मैं आपको बता दूं कि देश में पिछले 5 सालों में जिस प्रकार छोटे दलों ने जिस प्रकार का दबाव की राजनीति की, जी मैंने शुरुआत में कहा था, मतलब ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है। उसको मैं ब्लैकमेल नहीं कहूंगा, अपना सबका काम करने का नजरिया होता है जी। उसकी वजह से आम जनता को लगा कि ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के दबाव की राजनीति कर रही हैं। तो इसलिए इस बार उनको लगा कि राष्ट्रीय पार्टियों को ही समर्थन मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी कोई कहता रहे, इन 5 सालों में 2 व्यक्तियों की छवि, काफी उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। एक सोनिया गांधी जी का, जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उन्होंने इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़के आई, तो उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। दूसरा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस प्रकार से अपने आप को सारी कंट्रोवर्सी से अलग हटकर उन्होंने अपना निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद अडिग रहे, सरकार जाती हो चली जाए, लेकिन देश हित में न्यूक्लियर डील को लागू करना है तो करना है। ये 2 बातों का भी असर पड़ा। तीसरा ये भी था कि गांवों में किसानों का कर्जा माफी का बहुत बड़ा असर था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बहुत असर था। इसको शायद दूसरी पार्टी इसको समझ नहीं पाए। पर नीलोत्पल, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, सामूहिक फैसला, समीक्षा, ये सब तो आप करेंगे ही करेंगे। जो कुछ जन नीतियां थी यूपीए सरकार की, नरेगा जिसकी तरफ इशारा दिग्विजय जी कर रहे हैं, या फिर जो कर्जे की जो माफी हुई थी, उसमें आपकी भी एक भूमिका थी, सहमति थी। आपने एक न्यूक्लियर डील पर इतना बड़ा लाइन एंटी अमेरिका को मुद्दा बनाकर लिया, आप भी अगर साथ रहते तो उसका लाभ आपको भी मिलता जो नहीं मिला? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स आर ऑर्फन्स। वो बिल्कुल ठीक बात। तो चुनाव के आज जब नतीजा आए हैं, ये जो नरेगा मेरे हिसाब से इम्तिहान, मैं एक पॉइंट बोलता हूं। मैं ये पूछा, मेरे ख्याल में रवि जो सवाल पूछा बड़ा सीधा सा है कि आप लोगों ने कुछ उनके फैसलों में जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन आप उसको खुद एनकैश नहीं कर पाए। शायद ये बिल्कुल जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये प्रोग्रेसिव जो शब्द था,
मेरे उसे ख्याल आप से इनकाश नहीं कर पाए। इनकी तरफ से आया था। और जो बहुत सारी जो नीतियां थी, आरटीआई है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से था, लेकिन इन सब जो एक तरह से शुरू में लगा था कि जो एनजीओ जो मुद्दे उठा रहे हैं जो जमीन पर, वो इन लोगों के दबाव के जरिए केंद्र की राजनीति में पहली बार पहुंच रहे हैं, पहुंचे भी थे, लेकिन आपने उसका लाभ उठाया ही नहीं, न श्रेय लिया। आपने इतना ज्यादा यूपीए के अगेंस्ट कैंपेन किया, कुछ हिस्सा 4 साल का अपने लिए भी तो रखते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये गलत बयानी होगी, इसलिए कि हमारे कैंपेन में यूपीए के जो कार्यकाल में हमने समर्थन दिया था, उसमें जो सकारात्मक विषय था वो हमारा कैंपेन में हमने रखा है। और खास करके एक तो ये कार्यक्रम का जो सकारात्मक चीज है, उसके साथ साथ एक विषय हमने ये भी रखा कि ये जो वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण का जो फैसला लेने जा रहे थे सरकार, जो हमने विरोध किया, और विरोध के चलते हम मान के चलते हैं कि आज जो आर्थिक मंदी का दौर है या जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन है, उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था में नहीं आया। ये सारा बात रखा था, लेकिन सवाल ये है लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये वास्तविकता है। तो ये क्यों नहीं हुआ? हमारा बात को रखने में क्या मतलब मैं इनसे जरूर पूछूंगा। सर, कहीं पर आपको लगता है, क्योंकि हमने इस बहस को आखिरकार ये जीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह है, कहीं पर आपको लगता है कि हमारी प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स में लोग मिसकैलकुलेट कर जाते हैं कभी कभी उन नेताओं को जो सामने से शांत नजर आए? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मनमोहन सिंह के केस में मनमोहन सिंह जी को तो मैं उनके साथ मेरा काम करने का ताल्लुक 1970 से रहा। जी, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने आपको कई कैसे विभाग हैं जहां हमें उनके साथ काम करने का प्रिविलेज मिला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम लोग 5 साल थे, एक साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे। तो मनमोहन सिंह जी के कैरेक्टर को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके कैरेक्टर को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो बहुत ही जेंटलमैन और हम्बल आदमी हैं, लेकिन उनमें इनर स्ट्रेंथ बहुत है, ये तो मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। लेकिन मैं आपको बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने शुरू में ही कहा कि सेक्युलर और डेवलपमेंट का एजेंडा चलेगा। जब आप सेक्युलर कहते हैं तो क्या आप अपने आप को बीजेपी से अलग रखते हैं, अलग आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि बीजेपी वहां पर सहयोगी है आपकी। बात सही है, आप आइडेंटिफाई करते हैं बीजेपी से। अब आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने जो घोषणा पत्र, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपका जो घोषणा पत्र है नीतीश का, वो अकेले का नहीं है, वहां पर बीजेपी सहयोगी पार्टी। मेरी घोषणा, जेडीयू की घोषणा पत्र अलग है, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो से अलग है। हम लोग कोई एक कॉमन मैनिफेस्टो के भागी नहीं है, नहीं। और हमारे उस लेकिन सरकार साथ चला रहे हैं, 3 साल का जो परफॉर्मेंस है उसमें बीजेपी हम लोगों ने ये सिद्ध किया है, हम लोगों ने ये सिद्ध किया है कि डेवलपमेंट सेंट्रिक एजेंडा, इंक्लूसिव सेक्युलर। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभिज्ञान, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। जैसे ही आप सेक्युलर कहते हैं, क्या आप बीजेपी से अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करते हैं बिहार में? वो आपकी सहयोगी का गठबंधन है, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई करने की बात, आइडेंटिटी जेडीयू की अलग है, अलग है बीजेपी से, जो सेक्युलर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सेक्युलर नहीं है, लेकिन हम लोगों के जो बहुत सारे मामले हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर, डिसएडवांटेज के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, वो हम लोगों की आइडेंटिटी अलग है। चलिए, मैं एक आखिरी बात आपसे जल्दी से कि एक सेक्युलर जेडीयू बीजेपी के साथ रिश्ता कितने दिन तक निभा पाएगी? रिश्ता निभ रहा है, अच्छी तरह निभ रहा है। निभा पाएगी? 42 महीने हो गए, 42 महीने में बहुत अच्छा रिश्ता निभा है। 60 महीने की मैंडेट है हम लोगों को। नीतीश जी की जो जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, वो 60 महीने का दिया है, उसके केवल अभी 42 महीने हुए हैं। 18 महीने हैं इसके, 18 महीने बचे हुए हैं। चलिए, आपने एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि आप बीजेपी से अलग आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं। वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का। हम इंडिया के फैसले में जल्दी से वापस आएंगे। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे मिसकैलकुलेशंस नजर आए हैं इन चुनाव में, क्या पार्टियां उन्हें देखने और सुधारने के लिए तैयार हैं इन नतीजों को देखने के बाद।